ओके शाहनवाज टेक 1। मेरे दोस्तों, कहावत है कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी सच जो है वो फसाने से भी ज्यादा दिलचस्प होता है। अब मैं क्यों ऐसे कहने जा रहा हूँ बताता हूँ आपको, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैंने रशिया यूक्रेन वॉर वाला वीडियो डाला, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हर तरह के वीडियोस क्यों नहीं बनाया करते हो। जब हम जिंदगी में एक तरह के खाने का जायका नहीं ले सकते तो फिर हम एक तरह का कंटेंट आप कैसे देखें। मुझे भी बात सही लगी और मुझे भी लगा कि नहीं, अगर अलग अलग कंटेंट पर बात की जाए तो बात करने में मुझे भी बहुत मजा आएगा। सो आज एक ऐसी उलझी हुई मिस्टीरियस या कहूँ कि हॉन्टेड स्टोरी लेकर आया हूँ जो आज भी बीजिंग चाइना में एक गुत्थी की तरह है। हालांकि उसके फॉरेंसिक एविडेंस भी है, लीगल डॉक्यूमेंट्स भी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी। इसके चश्मदीद गवाह भी थे। ये बात है नवंबर 14, 1995 की। कड़ाके की ठंड पड़ती थी, आज भी पड़ती है, बीजिंग चाइना में। ये रात हर रात की तरह वैसे ही नॉर्मली गुजर रही थी। रूट नंबर 375 की एक बस जो कि युआन मिंग युआन टर्मिनल से खुलती है, जिसको पहुंचना है जियांग शियांग बस डिपो तक, और इन दोनों के बीच में कई स्टॉप है। रात है, ठिठुरती ठंड है, कड़ाकेदार। बस निकल चुकी है अपने टर्मिनल से। धीरे धीरे जो भी इक्के दुक्के मुसाफिर थे वो अपने अपने स्टॉप पे उतरते चले जाते हैं। आखिरी डिपो से ठीक 6 स्टॉप पहले एक बुजुर्ग, एक लड़का और एक कपल चढ़ते हैं इस बस में। 4 लोग ये हो गए, बस ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर बस में, और बस रफ्तार भरने लगती है रूट नंबर 375। तभी इसके अगले के अगले स्टॉप पर ड्राइवर देखता है कि 2 लोग खड़े हुए हैं। बस को रुकना भी था, सो बस रुकी और 2 लोग बस के पिछले दरवाजे से अंदर घुसे। तब कंडक्टर और बाकी लोगों ने ध्यान दिया तो देखते हैं कि 2 नहीं 3 लोग हैं। दरअसल एक शख्स को दोनों ने कुछ ऐसे थाम रखा था जैसे किसी जख्मी को सहारा दे रहे हो, मगर इन तीनों के जो कपड़े थे, जो पहनावे थे, रंग ढंग थे, वो एंशिएंट चाइनीज लोगों की तरह थे। सो कंडक्टर ने सोचा कि हो सकता है किसी थिएटर ग्रुप में काम करते हों, वहीं से बगैर चेंज किए ही, ठंडी की रातें हैं तो बस में सवार हो गए हैं। खैर, बस चल पड़ती है पूरी रफ्तार के साथ। रोड खाली खाली है और सिर्फ सर्द हवाओं की आवाज आ रही है। अगले स्टॉप पर वो जो कपल चढ़ा था, एक बुजुर्ग और नौजवान के साथ, वो कपल उतर जाता है। अब एक बुजुर्ग और एक नौजवान बचा हुआ है। इस बुजुर्ग औरत ने जब से इन तीनों को बस में चढ़ते देखा था, तब से ही उनकी बेचैन निगाहें इधर उधर मुआयना कर रही थी, घूम रही थी, और एक शक जैसे उनके दिल में गहराया चला जा रहा था। बार बार ये बुजुर्ग औरत गर्दन कभी पीछे घुमाती, कभी दाएं, कभी इधर, कभी उधर, कभी बैग टटोलने के हिसाब से सीट के नीचे। बस चल रही है। तभी अचानक ये बुजुर्ग औरत अपनी अगली सीट पर जो नौजवान बैठा है उसको कहती है, उसका कॉलर पकड़ते हुए, कि तुमने मेरा पर्स चुरा लिया है। बिफर पड़ती है उस पे, झकझोरने लगती है। वो लड़का गुस्से में आ जाता है कि भाई मैंने नहीं चुराया, हो सकता है आपका कहीं रह गया हो या ऐसे वैसे। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। कंडक्टर आकर दोनों को समझाने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन बुजुर्ग औरत कहती है कि मुझे इसको अभी पुलिस स्टेशन में लेकर जाना है, अगले स्टॉप पर बस रोक दो।
बस ड्राइवर मजबूरन बस रोक देता है। ये नौजवान लड़का अभी भी उतरने को तैयार नहीं है। उसकी कलाई पकड़ के वो औरत खींचते हुए उसको नीचे ले जाती है। जैसे ही दोनों उतरते हैं बस खुलती है कि नौजवान जो है उस बुजुर्ग पे बिफर पड़ता है, फट पड़ता है। बुजुर्ग कहती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, जान। न जाने आज क्या होने वाला था। अब ये लड़का सुनता है तो पूछता है, बताओ कैसे जान बचाई है। थोड़ी हंसी भी आती है उसको। तब वो बुजुर्ग औरत कहती है कि जब मैं सीट के नीचे बैग टटोलने का बहाना कर रही थी तब मैंने देखा था कि वो जो 3 लोग सवार हुए थे उनके तो पाँव ही नहीं थे। जब हवा के झोंके से वो कपड़ा उड़ा तभी भी नहीं था। मुझे उनको देखकर कुछ ठीक नहीं लगा और मैंने तुम्हारी जान बचाई है, यकीन मानो। और बुजुर्ग औरत कहती है कि चलो हम पुलिस को जाके बतलाते हैं। अब ठिठुरती कड़ाकेदार ठंड में उसके पास कोई उपाय नहीं था। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस वाले को बताते हैं तो पुलिस वाले की भी हालत वही होती है जो किसी भी इंसान की हो सकती है। खैर पुलिस वाला एड्रेस और नंबर लेता है और उनको वहां से चलता कर देता है। मगर जिस स्टॉप से ये बस निकली थी और इस बस को जहां पहुंचना था वहां ये बस 14 नवंबर की रात पहुंची ही नहीं। 15 नवंबर 1995 को डिपो ने इस बस की इंक्वायरी निकाली कि आखिर ये बस कहाँ गई, ड्राइवर कहाँ है, कंडक्टर कहाँ है। तब भी पता नहीं लगा। धीरे धीरे अब पुलिस के अलावा तो कोई उपाय भी नहीं था। रिपोर्ट करी गई पुलिस के पास में, तो ये रिपोर्ट वहाँ के न्यूज़ मीडिया की वजह से पुलिस स्टेशन तक भी उछल कर आई। अब पुलिस तक पहुंची तो जिन लोगों के पास ये दोनों आए थे वो पुलिस वालों को अब ध्यान आया कि अरे अब फिर से उनसे पूछना चाहिए। देखते देखते जंगल में आग की तरह ये मिस्टीरियस बस जो है वो एक धमाकेदार और मिस्टीरियस खबर बन चुकी थी पूरे शहर के लिए। 16 नवंबर 1995 की सुबह जिस डिपो पर पहुंचना था बस को, वहां से 100 किलोमीटर दूर पर फ्रेग्रेंट हिल के पास एक नदी थी, वहीं ये बस डूबी हुई मिली। अब ये बात इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि पुलिस के साथ बहुत से पब्लिक भी वहां पहुंची देखने को कि आखिर माजरा क्या है। बस से डेड बॉडीज निकाली गई तो ड्राइवर और कंडक्टर की बॉडी तो जैसी नेचुरली होनी चाहिए थी उसी तरह की थी, मगर 3 बॉडी जो निकाली गई वो डिस्पोज हो चुकी थी। अब पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आया। सर गर्दन सीधा करो। कि जब एक्सीडेंट एक वक्त पर हुआ है तो 2 बॉडी नेचुरली जितनी जैसे रहनी चाहिए वैसी ही है, लेकिन 3 बॉडी ऐसे कैसे हो गई। फॉरेंसिक टीम को बुलवाया गया, पोस्टमार्टम करी गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साबित हुआ कि इन दोनों की तो मौत कुछ घंटे पहले ही हुई है, मगर ये 3 लोग जो हैं वो बहुत पहले मर चुके हैं। पुलिस, फॉरेंसिक टीम, मेडिकल टीम सब मिलकर इस गुत्थी से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर डिपो वाले से पुलिस वालों ने पूछताछ करी कि भाई इसमें आप लोग डीजल की राशनिंग कितनी करते हो। उन्होंने बतलाया कि जितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10-5 किलोमीटर बस आगे जा सके, और पर्सनली कोई ड्राइवर इसमें फ्यूल भरवा नहीं सकता है क्योंकि ये सरकारी बस है। अब पुलिस वालों ने टैंक खोलने का मन बनाया और टैंक खोला तो पुलिस वालों के साथ साथ जितने लोग थे सबके तोते उड़ गए। उस टैंक से डीजल या पेट्रोल नहीं बल्कि खून के थक्के निकले, जमे जमे। ये देख के सबकी हवा खराब हो गई।
अब 1995 में बीजिंग शहर तब तक हाईटेक हो चुका था, सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हुए थे। अब कैमरों के मदद से उसकी पूरी खोज करने की कोशिश करी गई कि बस कहाँ से चली, किधर चली, कैसे चली। तो बस जहाँ पर वो बुजुर्ग और नौजवान उतरे थे वहां तक के फुटेज तो दे रही थी सीसीटीवी कैमरे में, मगर उसके आगे के फुटेज ही नहीं थे। ये बहुत बड़ा रहस्य था। इसको कई तरह के नाम दिए गए और उस बुजुर्ग औरत और नौजवान को मीडिया ने हाथों हाथ लिया। उनके लिए ये सबसे बड़े न्यूज मेकर्स की तरह थे, मगर ये गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई कि आखिर एक बस अपने डिपो से 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची। एक ही वक्त पर अगर ये नदी में गिरी तो कंडक्टर और ड्राइवर की डेड बॉडीज तो जैसी होनी चाहिए थी वैसी थी, मगर बाकी 3 डेड बॉडीज ऐसे डिस्पोज कैसे हो गई। तीसरी, बस के फ्यूल टैंक में ब्लड कैसे और कहां से आया। ये तमाम रहस्य आज भी बीजिंग में लोगों को कभी कभी उलझा देते हैं और आज भी वहाँ की लोकल मीडिया इस पे एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म करती है। अब मैं इस पे तो कुछ कह नहीं सकता हूँ कि ये भूतिया कहानी है या क्या है, नहीं है। जो था जैसे था, जो मैंने पढ़ा वेबसाइट से और जितना इसको मैं क्रॉस चेक कर सकता था उतना मैंने उसको क्रॉस चेक करा। बात पता चली कि बिल्कुल दरहकीकत सच बात है। 14 नवंबर 1995 से लेकर 16 नवंबर 1995 तक के बीच की ये बात है। रूट नंबर 375 और इस बस को द मिडनाइट बस के नाम से भी अब लोग जानते हैं। सो आज मैं यही रुकता हूँ। अगली बार कुछ और दिलचस्प कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। अगर मेरी कोशिश आपको लगती है कि हाँ भाई काबिले तारीफ है तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, बताइए। और मेरी गर्दन ठीक है ना अभी? आई कांटेक्ट जा रहा है ना वीडियो में? हाँ। जा रहा है। और कुछ और पसंद आता है तो इसको ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और चलते चलते वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी।